हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग का आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में जो सोशल साइंस एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन आपको बताने वाला, मैं सेट सी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आपके पास जो भी सेट का क्वेश्चन पेपर है ए बी सी डी, जिस भी क्वेश्चन पेपर का, सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला। मैंने चारों सेट देख लिया, बट मेरे को सी बेस्ट लगा सोल्यूशन आपको बताने के लिए। ठीक है, और चारों सेट में सेम यही क्वेश्चन आए थे, बस क्वेश्चन आगे पीछे ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता, बस आपको वही क्वेश्चन को मैच आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर है। तो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूँ, जो कि ऑप्शन वाले है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। ये रेंगर मृदा किसे कहते हैं, और जो आपको पता है कि रेंगर मृदा किसे कहते हैं तो कमेंट कर। काली मृदा, जो काली मृदा यानी मिट्टी को ही रेंगर मृदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन से क्वेश्चन है, हाँ ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ था, यानी कहा जाए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो कब इम्प्लीमेंटेड किया गया था। और आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे हुआ था पहला ऑप्शन 1972 में, यहाँ पे हुआ था सितंबर 1972 में, सितंबर 1972 में। फिलहाल हमें सितंबर नहीं लिखना, यहाँ पे 1972 ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन है। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। आपको पता था तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी गेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लिख के आए एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसे मैं सारा का आंसर बताते जा रहा हूँ, बड़े लॉन्ग को भी बताऊँगा, शॉर्ट को भी बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये किस भाषा को श्रीलंका की राज्य भाषा घोषित किया गया है। आप बता सकते हैं किस भाषा को श्रीलंका की राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो तमिल, तमिल जो भाषा है वो श्रीलंका के राज्य भाषा के अंदर घोषित किया हुआ है। और आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, और कौन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची में आते। और जो आपको पता है कि इनमें से कौन सी सूची के अंदर आते हैं, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं आपको तब भी बता देता हूँ ये कौन से सूची के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं इनमें से किसी सूची के अंदर नहीं। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। ये आते रक्षा रक्षा सूची में, रेल सूची में आते, एवं डाक एवं शांति सूची के अंदर में ये आते हैं इस तरह से। इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा। जो आपका करेक्ट था तो कमेंट कर दीजिए, और रॉन्ग था तो क्या आंसर मैच हो पाया। ठीक है, आपका जैसा भी आंसर होता है कमेंट कर दिए, ताकि मैं आपको करेक्शन कर सकूँ और आपको आइडिया लग सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आपने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको बता दूँ। भारत में हिंदी के अलावा, यानी हिंदी जो लैंग्वेज है उसके अलावा अन्य किन भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली इसका आंसर होगा 22 भाषाओं का। ठीक है, 22 भाषाओं का आंसर है, बट इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। इसमें 22 भाषा का होना चाहिए था, बट इन्होंने 23 लिखा है, बट 23 नहीं 22 होगा। ठीक है, आप देख लीजिए क्या इस केस में किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 2009 में किस देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी नेशनल पॉलिटिक्स पार्टी, यानी जो 2009 में कितने पॉलिटिक्स पार्टी थे उस टाइम पे, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम बताना है, 7 थे, 5 थे, 10 थे, कितने थे। तो मैं जो कहूँ इनमें से कोई सा भी नहीं था, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने नहीं थे। ठीक हो, उस टाइम पे 6 थे ओनली, तो इसमें ऑप्शन 6 तो है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन है हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वाला, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया, यानी किसी देश का जो डेवलपमेंट होता है वो किस देश पे आधारित किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय यानी इनकम, लोगों की व्यवस्था, लोगों की स्वास्थ्य,
औसत संरक्षण, जो इंग्लिश में पर कैपिटल इनकम, एवरेज लेवल एवं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ को नाप के और उसको कैलकुलेट करके इसका फॉर्मूला होता है जो आपने लोगों ने पढ़ा हुआ, वो वाला फॉर्मूले से इसको नाप के किया है। तो यानी उसका के लिए तीनों जो होना बहुत ज़्यादा जरूरत। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी 8वें का। आप क्या लिख के आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ताकि मेरे को पता लग सके कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसमें कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस विच्छेदिक गतिविधि है। यानी मैं आपको बताऊं, प्रोटेक्शन ऑफ गुड बाय यूजिंग द नेचर रिसोर्स, यानी कि प्रकृति के साधन का उपयोग करते हुए वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र के जैसे प्रथम क्षेत्र हो गया, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, यह सूची होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसका होगा प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक। इसका ऑप्शन है प्राथमिक वाला होगा। आप क्या लिख के आए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका कितना अभी तक सही जा रहे हैं ये भी बताइएगा। कि अभी तक ऑप्शन वाले ख़त्म होने वाले हैं, 9 पे आ गए, 20 दिए हुए हैं। तो अभी आप ऑप्शन वाले कितने सही गए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाता है, स्वयं सहायता समूह में बचाव एवं कृषि संबंधित अधिकार निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। बैंकों के द्वारा लिया जाता है निर्णय, सदस्यों के, गैर सरकारी संस्था या सरकार। यानी गैर सरकारी संस्था यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई फाउंडेशन हो सकता है, और या फिर बैंक द्वारा, या फिर सरकार यानी गवर्नमेंट, और या सदस्यों का। आपका क्या ऑप्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, सदस्यों के द्वारा पता लगाया जाता, सदस्यों के द्वारा समूह सहायक जो संबंधित अधिकार होते हैं वो निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ मेन अभी मुद्दे टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर लेते। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध था। यानी जब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जब कंज्यूमर आया हुआ था सुरक्षा, उस टाइम पे 1986 में वो किस नाम से प्रसिद्ध था। तो इसका होगा ऑप्शन ए, COPRA, इस नाम से वो प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसको BA से यहाँ पे नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को यहाँ पे ये ले लेता हूँ, येलो। ठीक है, हाँ ये बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपको ये वाला का आंसर पता होगा, आपका 100% ये सही जाएगा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। आपको तो पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन। डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम है उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है उनके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। यानी बांग्लादेश को जो मान्यता मिली थी, उसको पहला जो देश था किसने मान्यता दी थी। तो उसको पहला जो देश था मान्यता देने वाला, यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट करिएगा कि इस पहला देश कौन सा था। तो देख सकते पहला देश भारत था, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको भारत पहला मान्यता देश दिया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़ वाला है, तो उसके थ्रू दिया गया था, जो कि इंडिया ही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपको पता ही होगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से, उन्हीं को जाना जाता है। हमने उनके बारे में पढ़ा भी है 5th-6th क्लास में, उनके बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी। ये लागू हुआ था 1956 में, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1956 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायित्व जिम्मेदार है वैध सरकारी गठन करती है। यानी हमारे देश का कौन सा जो है प्रणाली उत्तरदायित्व जिम्मेदार है जो वैध सरकार का गठन करती है, यानी लोकतंत्र के थ्रू ये होता है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रेसी, आप इंग्लिश में सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट।
और यहाँ पे आप तक के आपके अभी तक के आपके कितने सही जा चुके हैं, 16 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, अभी तक आपके कितने सही जा चुके हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मेरे को पता लग सके आपका ने पेपर कैसा किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से क्वेश्चन ये भी जान लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमें गलत वाला कथन बताना है, सही वाला कथन नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनहाई करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। सभी लोगों को यहाँ पे लिखा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। और इसने क्या पूछा, गलत कथन बताना, इसमें से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। और जो हम गूगल के अकॉर्डिंग लेके चले तो इसमें है 12,50,000 वर्ग किलोमीटर, तो गूगल का डेटा के हिसाब से लेके चले तो। और जो बुक का डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो हम बुक का ले तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए, आपका कौन सा ऑप्शन था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, 7 पहाड़ियों वाला नगर किसे कहा जाता है। आपको पता होगा 7 पहाड़ियों वाला नगर रोम को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक के आपके कितने सही जा चुके हैं ये भी हमें कमेंट में बता दिए। 7 पहाड़ी वाले देश को जो होता है नगर को रोम कहा जाता है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको हिस्ट्री का बुक पढ़ा हो तो आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रामचरितमानस के लेखक कौन है। हम लोग को पता ही रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, सुनते हुए भी आए हुए हैं। तो उनके जो लेखक है तुलसीदास जी है, जो कि हिंदी से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते यहाँ पे ये देख सकते, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे। यह आपको पता होना चाहिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, तराइन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, तराइन का युद्ध पृथ्वी राज चौहान के बीच और इसको मैं पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, आपको मेरी राइटिंग इसमें समझ नहीं आएगी, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में, सन 1991 में ये हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से क्वेश्चन। यहाँ पे लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है। 2 कारण लिखे, ऐसे इसके बहुत सारे कारण हैं, आपका भी कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि लोकतंत्र की सबसे बेहतर व्यवस्था क्या, आप किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर, आप किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा, हमारे संविधान में किसी प्रकार कोई धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे आएगा, इसलिए लोकतंत्र को बेहतर व्यवस्था बताई गई। और आपसे आप उम्मीद करूँगा कि आप पहले पॉइंट 1 पॉइंट 2 डाल कर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। ऊपर में लिख देंगे निम्नलिखित है, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो इस तरह से ऊपर गया निम्नलिखित और यहाँ से पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो जो एग्जामिनर चेक करेगा वो फुल मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, जो आप डायरेक्ट ऐसे पैराग्राफ में लिख देंगे तो उम्मीद कम है कि आपको 2 मार्क्स मिले, आपको बस 1 ही मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ भी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था काली मृदा की रूप के बारे में। ठीक है, ऐसी कौन सा
राज्य है जो काली मृदा बना, जैसे कि मैं पहला आपको बता देता हूँ। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस टाइप्स के हैं। आपका कौन सा आंसर था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको कहते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया, जायद फसल क्या है, उदाहरण देते हुए बताइए। और देख जायद फसल वो फसल होती है जो मार्च, जायद वह फसल होती है जो मार्च और अप्रैल के महीने में बोया जाता है, उससे जायद फसल कहते हैं। और जो उदाहरण के लिए पूछा है, तो खीरा हो गया, तरबूज हो गया। यानी जो मार्च और अप्रैल के महीने में जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। और इसके उदाहरण खीरा हो गया, तरबूज हो गया, और भी बहुत सारे जो गर्मी के दिन में फ्रूट्स मिलते हैं वो हो गए, उन्हीं को जायद फसल कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और कौन से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मेन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी कि यहाँ पे वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के साथ आदान प्रदान करना और संपत्ति के साथ आदान प्रदान करना, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब मेरा। ठीक है, और नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की दो प्रमुख विशेषता बताइए। अगर जो आप लोगों ने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, मैं जिस उस मैप वाली वीडियो में मैंने यही सेम क्वेश्चन बताया था, 2 नंबर में आएगा ही आएगा, और ये बिल्कुल 2 नंबर में आया है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को फॉलो करे पहले से, वो जानते होंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आया ही आया। चलिए, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएँ क्या है मैं बता देता हूँ। पहले वहाँ के सड़क और नालियाँ बहुत बड़ी बड़ी और खुली हुआ करती थी, और वहाँ पे मतलब कूड़ा कचरा रखने के लिए डस्टबिन हुआ करते थे। और वहाँ के जितने भी लोग रोड थे सारे चौड़े हुआ करते थे। और इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट बताया जिससे आप छोटे छोटे पॉइंट बना कर लिख के आसानी से मार्क ले सकते। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप पॉइंट में बाई पॉइंट आंसर लिख लो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिला, फुल मार्क्स मिलते हैं पॉइंट लिखने। और जब आप पैराग्राफ से लिखते हो तो फुल मार्क्स नहीं मिलते, आपको 1 मार्क्स मिलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। सेक्शन सी वाला क्वेश्चन आ गया, जिसको पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देखना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका पूरा हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के अंदर के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल रहा था, यहाँ पे जैसे डच भाषा के लोगों को फ्रेंच से नाराज़गी क्यों रहती थी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, ये सी ऑप्शन होगा। फ्रेंच के लोगों तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध एवं ताकतवर थे। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते थे। इसका आंसर होगा 1%। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिल बता दिया 1%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई दिया। जो ये बता रहा है सबसे तीखा रूप आपको कहाँ दिखाई दिया, यह जो क्वेश्चन बता रहा है। तो यहाँ पे होगा बेल्जियम और कैपिटल ऑफ बेल्जियम के अंदर आपको दिखाई दिया। ये वाला इसका रूप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। ये 1-1 नंबर के। अगला क्वेश्चन आ गया, बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती थी। 3 देशों से लगती थी। कितने? 3 देशों से बेल्जियम की जो सीमाएं थी वो 3 देशों से मैच होके या मिलती थी।
अगला क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। यहाँ पे एक और पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाता है, आप दोनों में से किसी एक पैराग्राफ को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना चाहें, रीड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से क्या कार्य में इस्तेमाल, यानी बैंक के अंदर जो हम पैसे जमा करते हैं वो हमारे पैसे को किस कार्य में इस्तेमाल करता है। पहला, लोन देने के, किसी को पैसे की जरूरत है तो लोन देने के काम में इस्तेमाल करता है। ठीक है, सबसे बड़ा फंडा वो लोन देने के काम में इस्तेमाल करता है। दूसरा, कॉर्पोरेट काम में इस्तेमाल करता है। बस एक बताना है, लोन देने के काम में हमारे पैसे इस्तेमाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच का माध्यम कौन होता है, यानी जो पैसे जमा करता है, जो उसको कर्ज देता है, उसके बीच का माध्यम कौन होता है, बैंक होता है। ठीक है, उसके बीच का माध्यम बैंक होता है। ठीक है, यानी मैं पैसे जमा कर रहा हूँ तो कहाँ जमा कर रहा हूँ, बैंक से जमा कर रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ तो कहाँ से ले रहा हूँ, लो बैंक से ले रहा हूँ। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है आपको। अगला, बैंक की आय का स्रोत, बैंक पैसे कहाँ से कमाती है, ऑब्वियसली बैंक लोन से पैसे कमाती है, यानी जो हमें लोन देती है उससे पैसे कमाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नगद अपने पास है, यानी बैंक के पास जितना पैसा उसका कितना पैसा कैश अपने पास रखते हैं बैंक, तो इसका होगा 15% हिस्सा अपने पास रखती है। ये पैराग्राफ के हिसाब से बता, आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं ऊपर से वीडियो को पीछे करके देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाता है, सड़क परिवहन के महत्व के 3 कारण बताइए, यानी कि सड़क जो परिवहन है उसके कोई 3 फायदे। पहला, इंपोर्ट एंड इम्पोर्ट में आपको बहुत यानी आदान प्रदान करने में, एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक, और दूसरा ये कि इसमें कम लागत आती है, मतलब रोड को बनाने में कम लागत आती है। तीसरा ये, इसमें आपको अर्निंग का भी बहुत ज़्यादा सोर्स, यानी जो आप लोग अदर स्टेट से बाहर जाओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, तो आपको टोल टैक्स से गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, महावीर स्वामी के बारे में क्या लिखना है, एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है, तो आपको बस मैं थोड़ा सा 3 नंबर क्वेश्चन है तो इसका मैं थोड़ा सा इनका जो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन महावीर स्वामी 599 में जन्म इनका माना जाता है, यानी 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। ये 24वें अंतिम तीर्थकार थे। इतना लिख देंगे तो इतना जो आपने लिखा है तो सब मेन पॉइंट यही है कि इनका जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये 24वें अंतिम तीर्थकारी थे। ये 2 पॉइंट है, बाकी आप एक तीसरा पॉइंट अपने हिसाब से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये आ जाता है ये 31 क्वेश्चन, भारत संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्षता देश बनाते हैं। ठीक है, पहला ये हो जाता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और दूसरा ये हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, दूसरा हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं या अपना सकते हैं, और तीसरा ये कि हम अपना मनपसंद लीडर को चुन सकते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए, रिवॉल्यूशन। तो ये आपको जो 1857 की क्रांति हुई थी वो लूट मार की वजह से हुई थी, ये क्रांति है। ठीक है, ये आप मोस्टली लिख सकते हैं, और वहाँ का जो राजा प्रसन्न वो लूटना चाहते, इस वजह से 1857 में क्रांति हुई थी। ये मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, आजकल के बांधों का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है। देखिए, आजकल के बांधों को मुख्य उद्देश्य परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजकल की जितनी बांधें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा फीचर्स आती है, बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शन होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जिससे वो उद्देश्य परियोजनाएं बन जाती है और जो बहुत ज़्यादा काम आती है। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कौन से क्वेश्चन, अब सेक्शन ई के अंदर आ जाते हैं, जो कि इजी टाइप क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है।
ठीक है, जो आपने पुरानी मेरी वीडियो से देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने यही क्वेश्चंस बताए जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। चलिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला उनका ये प्रमुख कार्य, तो उनका काम होता है इलेक्शन लड़ना। इसको संरक्षण में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। चल, राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक वह दल होते हैं जो कि पार्टियों से मिलकर बनाए जाते हैं और आगे चल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती है? उनको आयोग विभाग के सामने करना पड़ता है, उनको प्रचार करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है अपने पार्टियों के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे? एक क्वेश्चन ये भी देखने के लिए मिल जाता है, भारत में लो अवेयर का वितरण कीजिए, ठीक है। तो भारत में जो लो अवेयर 50% है, जो कि राजस्थान के किसी ज़िले से लिए जाते, जो कि हो गया सुंदरगढ़, बाघगढ़, विजासगढ़, मृतगढ़। तो इस तरह से इस गढ़ों का 50% हिस्सा को भारत के लोहगढ़ से वितरण को किया जाता है। अब इसको थोड़ा लॉन्ग टाइप में लिख लीजिए। इन दोनों में से आपको कोई एक कर लेना। अब बात करें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने वाले सरकार का क्या उपाय किया है? तो कृषि के उत्पादन के लिए सरकार ने, यानी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कृषियों के लिए कर कम कर दिया, यानी उनके ऊपर जो कम खर्च आ रहा था, कर यानी कर्ज जो ले रही थी किसान, उनको कम कर दिया या फिर माफ़ कर दिया सरकार ने। और उनके जो इनकम के सोर्सेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए हमें मिला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर का देख लेते हैं, जो कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1986 में हुआ था, जो कि सी पे। तो इसका अधिकारों का वर्णन कीजिए। पहला ये कि कंज्यूमर यानी जो कस्टमर होता है, उसको सब कुछ, हर एक चीज़ कोई भी सामान लेना तो उसको सबसे पहले इंटरनेट से जानकारी पता होना चाहिए। उसको एमआरपी के अनुसार ही रेट को बाय करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इस हिसाब से इस एक्ट को आपको व्याख्या करके लिख देना। ये मैंने आपको यह मेन पॉइंट बताया, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ है? भारत में वैश्वीकरण के लाभ इस तरह हैं कि आप पॉइंट बना के लिखें कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इससे देश विदेश में आदान प्रदान होता है भारत के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा छोटा बताया ताकि आप लोग समझ पाए कि इस टाइप्स का आंसर आपको एग्ज़ाम के अंदर, आई होप आपने लिखा होगा। अभी तक आप लोगों के कितने आंसर सही के कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मध्यकाल में हुए विश्व आक्रमण से भारत पे क्या प्रभाव पड़े। और या फिर एक अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है, समाजवाद में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम बात कर लेते हैं मध्यकालन में हुए विदेशी आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो मध्यकाल में आक्रमण जो हुए थे, वे हुए थे 1876 में, जो कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी और बहुत सारे भारत के सोने भी लूट के लेके चले गए थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप्स का आप क्वेश्चन को लिख सकते। मैंने बस आपको बेसिक्स आइडिया दिए और आप अपना और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समाजवाद में के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। यहाँ पे समाजवाद आपको पता होगा, तो समाजवाद में बाद में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, इससे बात की तो शुरू हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आ चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, यहाँ पे सेक्शन एफ की तरफ आ गए, जो कि मैप आता है। आपको पता है मैप बेस्ड स्किल, यहाँ पे 5 नंबर का मैप आता है। चलिए पहला 2 नंबर का ये आया हुआ है कि आपको इसके अंदर से दिए गए रेखा में 2 विश्व मानचित्र हमेशा को दर्शाए। आपको 2 वर्ल्ड के यहाँ पे दर्शाने, कौन कौन से यहाँ पे दर्शाने, यहाँ पे बताया हुआ है क्या दर्शाना है, रेखा को दर्शाना है। विश्व की रेखा मानचित्र में 2 प्राचीन सभ्यताएं, जैसे 2 प्राचीन सभ्यताएं कौन? सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता है, जो कि मैंने आपको बताया था, वो आया है सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता वो आपको दर्शाना है, और वो उसको कैसे दर्शाया जाता है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पे भिलाई का भी जो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी इस टाइप्स का भी आपको 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, वो आपको मैप के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो
सारा कुछ यहाँ पे दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, ये आपको नहीं करना, ये ओनली ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकते स्टूडेंट उनके लिए, ठीक है। तो इस टाइप्स के आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। देन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता एक और आपके साथ, बाय।